आवाज अब आप तक पहुंच रही होगी शायद। जी, आवाजें तो बहुत पहुंच रही हैं, लेकिन सब आवाजों का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ। इसका दुख है। बस इसकी दिन भर में बहुत आवाजें आती हैं और मन करता है कि सबका जवाब दिया जाए, सब तक मदद पहुंचाई जाए। वो सब नहीं हो पा रहा है, तो इसका दुख है। फोन की घंटी सर आपकी लगातार बजती रह रही है। ट्विटर पर आप लगातार एक्टिव हैं, बहुत कम देर सो पा रहे हैं। ऐसे में कितने लोगों की मदद के लिए कह सकते हैं आवाज उठ रही है और आप मदद पहुंचा पा रहे हैं, कैसा महसूस होता है? कि ना तो मैं कोई पार्टी हूँ, ना मेरे पास कोई सत्ता है और ना ही मेरे पास कोई संगठन है। जैसे कुछ साथी मदद कर रहे हैं, जैसे यूथ कांग्रेस में, एबीपी में, एबीवीपी में और बहुत सारी पार्टियों में लोग मदद कर रहे हैं, तो उनके पास एक चेन है। हर जगह उनके जिला अध्यक्ष हैं, उनके महासचिव हैं, उनके यहाँ राजनीतिक रूप से सक्रिय और राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षा से उबलते हुए बहुत सारे उत्साही लोगों की एक टीम है। मेरे पास तो प्रशंसकों की एक टीम है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले कुछ मित्रों का सहयोग है। तो दिन भर में जितने केस आते हैं, जितने हम लोग सुनते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम उसके 25% भी अभी सॉल्व कर पा रहे हैं। कोशिश है कि इस प्रतिशत को बढ़ाया जाए, और विशेष रूप से अब जब बात गांव तक पहुंच रही है तो उस पर पिछले 3-4 दिन से ज्यादा काम कर रहा हूं मैं। और कोविड केयर किट नाम से एक चीज मैंने बनाई है और सोची है, बहुत सारे लोगों ने सोची होगी, जिसमें लक्षण दिखते ही पहले 10 दिन का सारा उपचार, साथ में कुछ मास्क, ग्लव्स और जो जिंक की गोलियां हैं वो, कैल्शियम की गोलियां हैं जो, आइवरमेक्टिन है जो वो, एजिथ्रोमाइसिन है वो, डोलो है, पैरासीटामोल है वो, और एक 2-3 पेज का एक फोल्डर जिसमें कब क्या होने पर क्या क्या करें, ये चीज मैं गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और कोशिश है कि अभी आसपास के 11 गांव तो मैंने जोड़ लिए, वहां के प्रधानों से बात कर ली है, और धीमे धीमे हर दिन इसमें 20-30-50 गांव जुड़ते चले जाएंगे। तो कुछ हजार गांव जोड़कर वहां बातें पहुंचाने की और वहां दवाएं पहुंचाने की कोशिश है। कुमार जी, कैसे कैसे ये सिस्टम आपने तैयार किया है? पूरी टीम होगी आपकी जो काम कर रही है, ये किट आपने खुद तैयार किया, किस तरीके से किट तैयार करने का आइडिया आया और कैसे गांव को जोड़ा जा रहा है? मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ इस समय आप मुझसे बात कर रही हैं, मेरा गांव है, मेरा घर है, जहाँ मैं गांव में रहता हूँ। तो जो लोग मेरे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, हमारे माली आते हैं और कुछ और लोग आते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि गांव में क्या स्थिति है। तो गांव में तो स्थिति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हम बहुत संपन्न जगह पर हैं, ये बहुत संपन्न इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। यहाँ लोगों के पास काफी पैसा और सुविधाएं हैं और सरकारों ने भी बहुत यहाँ काम किए हैं। फिर भी गाँवों में बहुत सारी दवाइयां नहीं है। लोगों ने पैरासीटामोल ही रख लिया, तो पैरासीटामोल भी नहीं है वहां पर। एजिथ्रोमाइसिन तो छोड़ ही दीजिए, भूल ही जाइए आप, और जिंक और कैल्शियम की गोलियां तो बिल्कुल ही भूल जाइए। मास्क वहां नहीं है। तो हमने कोशिश की कि लोगों से हमने मदद मांगी, कुछ हमने खुद खरीदा और कुछ लोगों ने हमें मदद दी। कल ही एक साथी ने मुझे कहा कि मैं आपको 1 लाख पैरासीटामोल की गोलियों के जो पैकेट्स हैं, मतलब 1 लाख गोलियां टोटल होंगी, जितने भी पैकेट्स में होंगी, 10-10 एक में होती हैं, तो आप मान लीजिए कितनी हुई वो, तो ये मैं आपको दे दूंगा। कुछ और लोगों ने कहा कि मैं आपको मास्क दे दूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि मैं आपको 50 पैकेट के ऊपर 1 ऑक्सीमीटर दे दूंगा, यानी कि 50 लोगों के ऊपर 1 ऑक्सीमीटर। तो ऐसे साधनों को इकट्ठा कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से अपील भी कर रहे हैं कि जो भी लोग ऐसे हों वो अप्रोच करें। वो हमारे फेसबुक पेज पर, मेरे ट्विटर पर, मेरे इंस्टाग्राम पे, जो व्हाट्सएप नंबर हम अपने वीडियो पे देते हैं उस पर अप्रोच करें और साथ आए। तो एक उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार का या एम्स का या WHO का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को हम छपवा के हिंदी में, सरल हिंदी में, कि प्रोन पोजीशन में कैसे लेटना है, अगर बुखार हो तो इतनी ये गोली खानी है, बुखार ना हो तो अवॉइड करनी है, सांस प्राणायाम ऐसे करना है, तो ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल काम है, लेकिन मैं लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि वो मेरे जो मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, वो अपने यहाँ ऐसा ऐसा काम करें। वो अगर हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे तो अपने आसपास के 5 गांव देख लें, 100 घर देख लें, 200 मरीज देख लें, तो भी बहुत बड़ा एहसान होगा। इस चुनौती से भिड़ने के लिए उनका जो योगदान है वो काफी बड़ा होगा इस देश में। कुमार जी, क्योंकि आप स्थिति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं और आपसे लोग मदद भी मांग रहे हैं, मदद आप पहुंचा भी रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की अगर तस्वीर कह ले, कहां कहां से फोन आते हैं, कहां कहां से मदद मांगी जाती है और कितनों की मदद कर पाते हैं? जैसे हमारा प्लाज्मा डोनर्स में जो हमने काम शुरू किया था, उसमें हम दिन भर में 10 से 12 लोगों को, और कई बार अधिक भी, कई बार कम भी लोगों को प्लाज्मा पहुंचा देते हैं। इसमें बड़ी आश्चर्य की बात होगी कि जो वेल टू डू लोग हैं, जिनको ज्यादा समझ है कि प्लाज्मा से कैसे जान बच सकती है, वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। लेकिन जो छोटे B टायर सिटीज हैं, C टायर सिटीज हैं, कस्बे हैं, वहां के लड़के लड़कियों में ज्यादा उत्साह है। वो दूर दूर चल के आ रहे हैं। आज सुबह ही मैंने ट्वीट किया, आपने देखा होगा, हमारा एक सिख युवक है, वो दिल्ली से चल के आया है। बंबई से कुछ लोग फ्लाइट पकड़ के आए, कुछ लोग छोटे छोटे कस्बों से, हापुड़ से, काशीपुर से, जयपुर के पास के झुंझुनू से, चौमू से, वहां से लोग कॉल कर रहे हैं कि मैं प्लाज्मा देने को तैयार हूं, मैं रिकवर हो गया था 1 महीना पहले।
तो इस पर भी हम ऐप पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले 48 घंटे में हम एक ऐप लॉन्च कर देंगे जो हर मोबाइल पर उपलब्ध होगा, हर जगह उपलब्ध होगा, जहां डोनर अपने आप को रजिस्टर करा सकता है और जहां डॉक्टर्स का पैनल उसकी स्क्रीनिंग कर लेगा और वरीयता के आधार पे जिनको चाहिए उनसे उनको कनेक्ट करा देगा। बहुत बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि सरल तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोगों तक पहुंचा जाए और लोग खुद कैसे कनेक्ट हो। ये बेहतरीन काम इस वक्त आपदा के वक्त में आप कर रहे हैं कुमार विश्वास जी। लेकिन क्योंकि आप एक कवि हैं और आपकी ही कविता की कुछ पंक्तियां इस वक्त मुझे याद आ रही है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। इस वक्त देशवासियों की बेचैनी को कौन समझे? देश की स्थिति को देखते हुए आपको क्या कुछ ऐसी पंक्तियां याद आती हैं कि इस वक्त ये जरूरत है देश की? है कि ये व्यवस्था ने हमको, मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज बोलूंगा, व्यवस्था ने हमको चौराहे पे खड़ा कर दिया। जैसे आप घर में अगर सोते हैं तो आपके घर में जो सबसे सीनियर सदस्य होता है, पिता हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, तो बच्चे निश्चिंत होकर सोते हैं कि दरवाजे ठीक से बंद हो गए हो। बच्चे निश्चिंत होकर सोते हैं कि रात में घर में पानी नहीं भरेगा, आग नहीं लगेगी। बच्चे निश्चिंत होकर सोते हैं कि कोई जरूरत होगी तो पिता से बोलेंगे, माँ से बोलेंगे, वो पूरी होगी। तो शासक अभिभावक होता है, शासक का धर्म होता है कि वो ऐसी आपदा के लिए योजनाएं बना के रखे, चीजें तय करके रखे और उसमें आगे से भिड़े। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से पूछना चाहता हूं, आप जो ये चुनाव प्रबंधन में जो अपनी एनर्जी झोंकते हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और एक एक गली में आप भिड़ जाते हैं, कोरोना से आप नहीं भिड़ सकते? हमसे लोग पूछ रहे हैं चैनल्स पे कि आपको बेड कैसे मिल रहा है। आप किसी को फोन करते हो, बेड मिल जाता है, सुबह से शाम तक इतने सारे लोग आपको बेड के लिए कहते हैं और उसके बाद एडमिट होने के बाद ट्वीट करते हैं कि आपके बेड मिल गया। कैसे मिल जाता है भाई? परसेप्शन है। लोगों को उम्मीद है कि दलाली नहीं कर रहा होगा, लोगों को पता है कि किसी भले आदमी के लिए बोल रहा होगा, लोगों को पता है कि अपने घर नहीं भर रहा होगा। तो अगर आप सांसद लोग, आप विधायक लोग, आप मंत्री लोग, आप जिला परिषद के सदस्य लोग, आप जितने भी पार्टी के लोग हैं, अगर रीच आउट करेंगे रिसोर्सेज पर, थोड़ा खोल देंगे अपने मन का खजाना अपने हाथों को, तो आप बचा पाएंगे। और याद रखिएगा, इस बार जीडीपी का मसला नहीं है, इस बार पेट्रोल डीजल का मसला नहीं है, इस बार जानों का मसला है। लोगों ने अपने प्रियजन खोए हैं, लोगों के प्रियजन अस्पताल न मिलने की वजह से मरे हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आदमी इस दिन के लिए कमाता है, इस दिन के लिए पढ़ता है कि पिता को जरूरत पड़े तो मैं काम आ जाऊं, बिल्कुल, माँ को जरूरत पड़े तो मैं काम आ जाऊंगा। आप उस लड़के, लड़की, उस पत्नी, उस पता, उस बच्चे के दिल से पूछिएगा जिसके पास सब कुछ था, अकाउंट में पैसे थे, लोगों से पहचान थी, बुद्धि थी, आईआईटी था, आईएम से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, सामान्य क्लर्क था, और वो अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने पति को सही इलाज नहीं दिलवा पाया। मैं कल सुबह जगह 5:30 बजे कॉल से, इतने बड़े शिक्षाविद थे वो हापुड़ के अतुल पंडित जी और उनके समधी वागीश दिनकर, देश के बड़े कवि, वो लोग सुबह से लगे रहे, मैं भी लगा रहा, हमारे नोएडा के कमिश्नर लव साहब लगे रहे, और हमको जाके 9 बजे 10 बजे एक बेड जैसे तैसे जुटा पाए हम। 5 बजे से 5 घंटे मेहनत करके, और जब बेड जुटा तब तक उस आदमी की सांसों की जो पटरी है वो उखड़ गई और वो आदमी चला गया इस युवा अवस्था में। तो सोचिए कि कितना बड़ा गिल्ट छोड़कर वो पूरे परिवार के ऊपर गए। ये जो आपने स्कूल बनाया है, जो कॉलेज बनाया बच्चों के पढ़ने के लिए, एक आपको आईसीयू नहीं मिल पाया, एक वेंटिलेटर नहीं मिल पाया। तो देखिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा, मुझे और आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपका कोई परिचित ललितपुर में, आपका कोई परिचित ग्वालियर में अस्पताल चलाता है तो मैं आपको कॉल करके बोलूंगा कि जरा प्लीज कर दीजिए, आप हमारी दोस्त हैं। और मेरा अगर कोई परिचित नोएडा में अस्पताल चलाता हो तो आप मुझे कॉल करके बोलेंगी, कुमार जरा कह दीजिए मेरे परिचित है, या मेरी बाई है, या मेरा ड्राइवर है, या मेरे नीचे एक आदमी मुझे मिला है सड़क पर अपरिचित, उस आदमी को अस्पताल चाहिए, अगर आप दिलवा सकते हो दिलवा दीजिए। तो देश तो ऐसे ही चलेगा। अब 135 करोड़ लोग व्यवस्था से अगर लड़ने लग जाएंगे युद्ध के मैदान में तो मुश्किल हो जाएगा। सेनापतियों की गलत रणनीतियों के खिलाफ युद्ध के मैदान में नहीं बोला जाता। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा, तब पूछ लेंगे इनसे। अभी तो लड़ने का वक्त है, तो सुबह से शाम तक लड़ते बीत जाते हैं, तो 1 घंटे की नींद होती है, फिर कोई फोन आ जाता है, फिर किसी काम में लग जाते हैं, फिर थोड़ा सो लेते हैं, तब काम सौंप के जाते हैं अपनी टीम के लोगों को। 100 लोगों की टीम है, थोड़ा और बढ़ रही है। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, और लोग आ जाएंगे तो थोड़ा टीम और बड़ी हो जाएगी, थोड़ा और जान बचा पाएंगे। विश्वास जी, निराशा के इस दौर में इस वक्त देश को जरूरत है आशा जगे तो जगे कैसे? हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें? ऐसा तो है नहीं कि कुमार विश्वास की कलम चली नहीं होगी, कुमार विश्वास ने कुछ लिखा नहीं होगा। हालांकि आपके ज्यादातर वक्त, ज्यादातर घंटे और आपके फोन, जो मुझे पता है कि रुकते नहीं, खुद कई बार मैंने आपको टैग किया है और आपने उसे रिट्वीट भी किया है, आपने मदद भी पहुंचाई है, लेकिन कलम तो कभी चली होगी सर। किस तरीके से लोगों को आशा की ओर ले जाएं? कुछ अगर आपने लिखा हो। जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आंकड़ों की तरफ मत देखिए, लोगों की तरफ मत देखिए।
दैत्य इतना बुरा भी नहीं है। अगर आप प्रारंभिक स्थिति में इससे ठीक सामना कर लेंगे तो आप बच भी सकते हैं, आपको अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा, सब कुछ ठीक होगा। और अपने चारों तरफ देखिए कि जिंदगी में से क्या ऐसा है जिससे सकारात्मकता लेके आप खुद को बचा सकें। नकारात्मकता बिल्कुल छोड़ दीजिए। इस वायरस की जो मार है उसमें बहुत ही फैटल जो केसेस है उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। उसके बाद भी जो जीवन नहीं बचा पा रहे उसका उसमें भी बहुत अधिक कम है। ये कुछ मार्क छोड़ के जरूर जाता है, आपको तकलीफ जरूर देता है, लेकिन अनुशासन के साथ अगर आप रहें, अगर आप मास्क बांध के अपने कमरे में आइसोलेट रहें, आप खाने पीने में आचरण में संयम रखें, और आज संकल्प लें इससे बचने के बाद जितने भी लोग हैं कि वे प्लाज्मा डोनेट जरूर करेंगे। मैं जितने भी लोग सुन रहा हूं उसे सोच के देखें, जब आपको कोरोना हुआ तो आप कितने डरे हुए थे और आपको लग रहा था कि ईश्वर बचा ले। आज आपके पास अवसर है कि आप ईश्वर का काम आगे ले जा सकते हैं। आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करिए, सिर्फ मेरे फेसबुक पेज पे लिखिए, मेरे ट्विटर पे डीएम करिए, मुझे ऑफिस के नंबर पे डीएम करिए, और हम आपको मैच मेक करा देंगे किसी भी ऐसे आदमी से जिसकी जिंदगी आपके प्लाज्मा से बच सकेगी। और डॉक्टर्स जानते हैं कि प्लाज्मा डोनेट करने में आपको कोई ना बीमारी होगी, ना आपको कोई हरारत होगी, ना आपको थकान होगी। ब्लड तुरंत निर्मित दोबारा हो ही जाता है, 15 दिन में आप दोबारा प्लाज्मा दे सकते हैं। तो मैं जो भी एक आदमी है मैं उससे कहता हूं, आप अक्सर सोचते थे कि आप आजादी से पहला होते तो भगत सिंह के ग्रुप में सम्मिलित होते, आप अक्सर सोचते थे कि आप आजादी से पहले होते तो आप चंद्रशेखर आजाद के समूह में सम्मिलित होते। आज एकात्म पराक्रम और देशभक्ति दिखाने का आपके लिए अवसर है कि आप देश के एक दूसरे नागरिक की जान बचा सकते हैं। तो बालकवि बैरागी की पंक्तियां मैं आपको सौंपता हूं कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। आप जुगनू ही सही लेकिन किसी के घर का उजाला बन सकते हैं अगर आप प्लाज्मा डोनेट करते हैं। तो प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आइए। अगर आप इसमें दवाइयों के व्यापार में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, तो दवाइयों में हमको कुछ मदद करिएगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो हमें नंबर दीजिएगा, हम आपको कुछ मरीज हर दिन देंगे, 5-7 जो भी आपकी क्षमता हो उनको कॉल करिएगा, उन्हें बताइएगा कि वो कौन सी दवा लें, कौन सी दवा ना लें, किस प्रकार से रहें। और इसी तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़कर, राम का सेतु है तो सब बंदरों को एक एक पत्थर तो डालना पड़ेगा। आपदा के वक्त कुमार विश्वास हमेशा ही आगे आए हैं। उत्तराखंड की आपदा की बात कर लूं या इस वक्त संकट काल में बात कर लूं, जिस तरीके से आप और आपकी टीम काम कर रही है वो सराहनीय है। लेकिन क्या आपने त्रासदी सिर्फ देखी है, जो तस्वीरें आ रही हैं सामने सिर्फ वो देखी है, या निजी तौर पर महसूस भी किया है कुछ ऐसा हादसा, कुछ ऐसी तस्वीर जो आपके जहन में रह गई हो, इसलिए आपने इस आपदा के वक्त हाथ जो है मदद का आगे बढ़ाया हो? दैनिक रूप से देखिए क्या होता है कि निजी तौर पर तो आप आहत होते ही हैं, दैनिक रूप से जीवन में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। परिवार में भी कोरोना अंदर तक घुसा है। मेरे बड़े भाई को हुआ, आप लोगों की शुभकामनाओं से स्वस्थ हैं। आदरणीय भाभी जी को हुआ। हमारे परिवार में मेरे एक बड़े भाई हैं, उनके ससुर साहब दिवंगत हो गए, प्रोफेसर साहब फिजिक्स के बड़े सज्जन व्यक्ति थे। और परिवार में भी कुछ ऐसी कैजुअलिटीज हुई हैं, दैनिक हो रही हैं। जैसे मैंने कल बताया, तो वो भी मेरा एक एक्सटेंडेड फैमिली ही था। तो बड़ी बेचैनी हो जाती है जब किसी को नहीं बचा पाते, उसको टाइम पे चीजें नहीं दिला पाते हैं, तो खुद के ऊपर बड़ी ग्लानि पैदा होती है कि इतनी सामर्थ्य के बाद ये नहीं कर पाए। और थोड़ी सामर्थ्य लगाकर किसी को बेड दिला लेते हैं, आईसीयू दिला देते हैं, वेंटिलेटर दिला देते हैं, डॉक्टर से निजी रूप से बात कर लेते हैं। कोई मुझसे कह रहा था कि ये बाद में फिर कैसे असर करेगा, तो मैंने अपने ऑफिस को कहा कि आपको ये बाद में रीपे करना पड़ेगा। अगर आपने ग्वालियर में, अगर आपने ललितपुर में, अगर आपने कलकत्ता में, अगर आपने हरदोई में किसी डॉक्टर को फोन किया है, किसी अस्पताल को, और उसने कुमार विश्वास समझ के आपका फोन उठाया है और आपसे अच्छी बातें करके आप पे किसी सामान्य ट्वीट वाले व्यक्ति को बैठ दिया है, तो आप यकीन मानिए जब आप हरदोई जाएंगे तो आपको उसके घर जाना पड़ेगा, चाय पीनी पड़ेगी। अगर कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें पैसे भी कम करने पड़ेंगे, हो सकता है फ्री भी करना पड़े। तो एक तरह का निवेश है। उत्तराखंड का समय हो या आज का समय हो, जो लेखक, जो साहित्यकार, जो कवि, जो कलाकार अपने महलों में बंद है, अपनी जगहों पर बंद है और अपने साधनों को उसने सिकोड़ लिया है, वो अपराधी है। क्योंकि अगर हमने मान्यता पाई है भारत भर में कवि के रूप में, तो हमने अपनी क्षमता और प्रतिभा के अलावा उन सब लोगों के कारण मान्यता पाई है जो आज संकट में है। तो जिनके कारण मैंने मान्यता पाई है, अगर मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूं तो मैं अपराधी हूं। मैं यही नेताओं से कहना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, एक नेता बनने में हजारों कार्यकर्ताओं का परिश्रम, लाखों मतदाताओं का मत और बहुत सारे नेताओं की दूरदृष्टि लगती है। तो आप सब उनके प्रति उत्तरदायी हैं। अगर जिन मतदाताओं ने आपको नेता बनाया, जिन कार्यकर्ताओं ने आपको नेता बनाया, उनका फोन आप नहीं उठा रहे हैं, अगर आप उन तक रीच आउट नहीं कर रहे हैं, अगर आप लड़ नहीं रहे हैं उनके लिए, तो आप उनके अपराधी हैं। आपको नेता कहलाने की कोई हक नहीं है आपको। तो हम साहित्य में, कविता में थोड़ा बहुत हमें स्नेह लोग करते हैं, प्रेम करते हैं इस देश के लोग, तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि जब वो कराहें तो आप सामने आए। तो कोशिश कर रहे हैं जितना
टैक्स भी देते हैं, प्रधानमंत्री सहायता कोष में लाखों का चेक भी देते हैं, लेकिन जब व्यवस्था रास्ते से हट जाए, ना दिखाई दे, तो सोचते हैं कि चलो खुद ही आगे बढ़ते हैं। कई बार हमको लोग आईना भी दिखा देते हैं। एक IAS अधिकारी ने हमें बोल भी दिया कि तुम हो कौन, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। मिलते हैं कुमार विश्वास जी, क्या वाकई में ऐसे लोग कुमार विश्वास को भी मिलते हैं कि वो इस तरीके से कहते हैं इस आपदा के वक्त कि तुम हो कौन? जी, मैंने एक जगह पर मुझे फोन आया कि एक 8.5 महीने की गर्भवती महिला है, उसको अस्पताल नहीं मिल रहा है। तो मैंने वहां कोशिश की बात करने के लिए, तो वहां के जिलाधीश से मैंने कहा कि इन्हें अस्पताल दिला दीजिए जी, मैं देखता हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा अस्पताल नहीं दिला पा रहे हैं, 2 घंटे बाद कहा तो इनको ये वाली दवा दिला दीजिए, फेविप्रू क्या है, इसकी जरूरत पड़ रही है, नहीं मिल रही है। उसने कहा मैं आपको बताता हूँ। फिर जब ये भी नहीं हुआ तो मैंने नोएडा में एक जगह उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था कर दी, और मैंने कहा कुछ भी नहीं दिला पा रहे तो 60 किलोमीटर दूर है, एक एम्बुलेंस दिला दीजिए बस शाम को। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हैं कौन? आप मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मेरे सीनियर अफसर हैं जो मुझे हर बार फोन कर देते हैं। तो मैंने कहा साहब मेरे से गलती हो गई, तो मैंने ट्वीट तो कर दिया इस बात का, लेकिन वहीं के एक अस्पताल के मालिक को जब पता चला, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा अरे आप कैसी बात करते हैं, मेरी माँ अपने राम सुनती हैं, आपका एहसान है हमारे परिवार पर, आप भेजिए उस बच्ची को, मैं भी दाखिल करता हूँ। संयोग से बच्ची और उसके जो गर्भस्थ शिशु है दोनों सुरक्षित हैं। फिर तो कई लोगों के फोन भी आए, सरकार से भी कई बार फोन आए, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी आया कि किसने बोला। मैंने कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, हो सकता है वो अधिकारी भी दबाव में हो। निश्चित रूप से हम संवैधानिक रूप से शक्तिशाली लोग नहीं हैं, लेकिन नैतिक रूप से शक्तिशाली हैं, और नैतिकता के आधार पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी हमारी तरफ मदद के लिए पुकार बढ़ाए, हम हर पुकार पर अपना कान रखें और जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से उसे सहायता पहुंचाएं। जी, जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो इस वक्त कहीं ना कहीं हताश निराश हैं, उनके लिए कुमार विश्वास क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि इससे बुरी परिस्थितियां इस देश ने झेली, इससे बुरा समय हमने झेला है, ये तो कोई समय नहीं है। बस आप ध्यान रखिएगा कि इस समय जो लोग स्वार्थ कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बच्चे को हमने नोएडा में एक अपार्टमेंट से JP अस्पताल तक भेजा, तो एम्बुलेंस वाले ने उससे 10,000 रुपए ले लिए, और जब वहां उस अस्पताल में जगह नहीं मिली, हमने दूसरे अस्पताल, कैलाश अस्पताल में उसकी व्यवस्था कराई, तो उसने कहा यहां तक के 10,000 थे, दूसरी जगह के 10,000 थे। तो मैंने उस एम्बुलेंस वाले को फोन पर कहा मैं वो फला आदमी बोल रहा हूँ यार, और ऐसा नहीं है कि इसी दुनिया में रह जाओगे, दूसरे लोग भी जाओगे, वहां भी तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा खुदा तुम्हें मिलेगा, तो उसे क्या जवाब दो? तो बड़ा रुआसा हो गया, उसने कहा साहब गलती हो गई, और उसने वो पैसे भी वापस किए, और जो ठीक पैसे थे वो लिए। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कहा ध्यान रखो यार, तो जितने भी लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, सिलेंडर्स की जमाखोरी कर रहे हैं, मैंने देखा कि कल सरकार में बैठे हुए लोग क्या सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं, सरकार के जो निकट लोग हैं उनके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पकड़े जा रहे हैं। थोड़ा शर्म लिहाज करें, भगवान के बारे में सोचिए, और अगर इतना ही सिलेंडर बचा रहे हैं तो अपने घर की छत पर थोड़ी लकड़ी भी रखवा लीजिए, क्योंकि आपके कुकर्मों पर मुझे पूरा भरोसा है कि उन लकड़ियों की आपको व्यवस्था पड़ेगी, और शमशान में भी वेटिंग चल रही है। बहुत हार्ड हो गए हैं विश्वास जी, आपने इस तरह की बात कही, आपको भी थोड़ा लगा तो जरूर होगा कि आप हार्ड हो गए, लेकिन मैं इन शब्दों के साथ खत्म करना नहीं चाहूंगी क्योंकि वक्त कम है। तो मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसी पंक्तियों के साथ आप इस वार्तालाप को खत्म करें, इस इंटरव्यू को, जो लोग सुन रहे हैं उनमें जो निराशा है वो खत्म हो। कोई निराशा का कारण नहीं है। देश 135 करोड़ का है, एक बहुत छोटा नंबर कोरोना से ग्रसित है, उससे भी बहुत छोटा नंबर जो है वो सीरियस है, और उससे भी बहुत छोटा नंबर जो है वो खुद को बचा नहीं पा रहा है। इतने सारे लोग सुरक्षित हैं, और इतने सारे लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कोरोना के नियमों का पालन करेंगे, और सरकारों की तरफ मुंह करके उनकी आलोचना करने की बजाय या उनसे अपेक्षा करने की बजाय एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम कोरोना को परास्त कर देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सब बस एक साथ जुड़ जाइए। मान लीजिए कि कोई नहीं है बचाने वाला, आपके अंदर का ईश्वर दूसरे व्यक्ति को बचा सकता है। तूफानी लहरें हों, सागर के पहरे हों, सागर के मांझी मत मन को तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोया है पाना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। तो ये जो पतझड़ है, इसके बाद बसंत आएगा, हम फिर मुस्कुराएंगे, फिर आपके शहर में आके कविताएं सुनाएंगे, लेकिन अभी तो एक एक जान और एक एक सांस बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप भी साथ आइए और साथ में लड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी विश्वास के साथ देशवासियों को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और विश्वास रखिए कि ये जंग हम ज़रूर जीत जाएंगे अगर हम एक साथ लड़कर मिलकर कह सकते हैं कि इस लड़ाई को लड़ेंगे।